Good morning, students. This is Civics, Class 9th, Chapter 2, Constitutional Design, and this is going to be our second class on this chapter. अब तक हमने देखा जिस तरह से 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला, ऐसे ही मर्केंटाइल कंपनी, व्यापारिक कंपनी यूरोप के देशों से अफ्रीका में भी गई और वहाँ के वो स्थानीय शासक बन बैठे। उन्होंने वहाँ के अफ्रीका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको श्वेत लोगों से स्वयं से निम्न समझा, कमजोर समझा और नस्ल भेद की नीति के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया। नेल्सन मंडेला ने इस नस्ल भेद की नीति का विरोध किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने नेल्सन मंडेला पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको 28 वर्ष तक जेल में डाल दिया। लेकिन 28 वर्षों के बाद 26 अप्रैल 1994 को अश्वेत लोगों की जीत हुई। नेल्सन मंडेला बाहर आए एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका का रिपब्लिक बनना एक शुरुआत थी। अब उनको शासन के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। आपको ये बात याद होगी, ध्यान होगा कि आज दुनिया के अधिक से अधिक देश अपने आप को लोकतंत्र कह रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रहे हैं, लेकिन हर वो देश जहां संविधान है और जहां चुनाव होते हैं, आवश्यक नहीं वो लोकतंत्र हो। हालांकि हर लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है और वहां चुनाव भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका की। क्या दक्षिण अफ्रीका के लोग, जिन्होंने लंबे समय तक श्वेत और अश्वेत के संघर्ष का दौर देखा, उन्होंने भी संविधान अपनाया? हाँ, उन्होंने भी 2 वर्ष के बहस और वाद विवाद के बाद दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक संविधान को बनाया। यहाँ आपको याद होगा कि भारत का संविधान बनने में भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। सवाल उठता है कि किसी देश के लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन of a country is a body of fundamental or basic rules or laws according to which the country is governed। ये वो मौलिक और वो आधारभूत नियम होते हैं जिनके आधार पर किसी लोकतांत्रिक देश का शासन चलता है। कोई भी सरकार इन मौलिक नियमों में बदलाव आसानी से नहीं कर सकती। Why do we need a constitution? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? इस क्वेश्चन को हम दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में समझेंगे। The African people, the South African people, the South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and प्रॉपर्टी। दक्षिण अफ्रीका के
रिपब्लिक ऑफ दक्षिण अफ्रीका बनने से पहले, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बनने से पहले दक्षिण अफ्रीका में श्वेत सरकार थी, जिनके अपने अधिकार थे, संपत्ति थी जिनके अपने विशेष अधिकार थे, और अश्वेत लोगों के साथ नस्ल भेद का व्यवहार किया जाता था। तो अब जब दक्षिण अफ्रीका एक रिपब्लिक बन चुका है, नेल्सन मंडेला के अनुसार इस रिपब्लिक में श्वेत अश्वेत दोनों मिलकर रहेंगे, अपने मतभेद भुलाएंगे। तो जहां इन श्वेत और अश्वेत का बुरा इतिहास रहा है, दोनों के लिए एक साथ रहना आसान नहीं होगा। जहां अश्वेत लोग अपनी बहुमत के सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे, मेजोरिटी रूल के साथ समझौता नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग हैं वो बहुमत में हैं। वहीं अश्वेत लोग अपने अल्पमत में होने के बावजूद अपने ऐतिहासिक जो विशेषाधिकार है, जो संपत्ति है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस स्थिति में संविधान कैसा हो, ये विचारणीय सवाल है। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rule, that of one person, one vote, and one vote, one value. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. The compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that the trust will not be broken in future? The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine that the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme and that no government will be able to ignore these. These set of basic rules is called Constitution. हाँ, साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोगों ने ये स्वीकार किया कि श्वेत लोगों की संपत्ति उनसे नहीं छीनी जाएगी। वहीं श्वेत लोगों ने ये स्वीकार किया कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो स्वीकार किया जाएगा। संविधान में कुछ नियम बनाए जाएंगे जो दोनों दलों के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, श्वेत अश्वेत के लिए स्वीकार्य होंगे और जिनको कोई सरकार आसानी से बदल नहीं पाएगी। अर्थात किस तरह चुनाव होंगे, लोगों के अधिकार क्या होंगे, और इस तरह से जो नियम बनाए गए, जो आधारभूत नियम बनाए गए, जो लिखे गए संविधान के रूप में, जिनको आसानी से बदला नहीं जा सकता, उसको संविधान कहा गया। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world, people have differences of opinion and interests, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to governments. An association needs to have its constitution. It could be a club in your area or a cooperative or a political party. They all need a constitution. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law
that determines the relationship among the people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government. A constitution does many things. संविधान एक देश का ही नहीं होता, संविधान एक संगठन, एक दल का भी होता है, एक समाज का भी होता है। से संविधान वो लिखे हुए नियम होते हैं जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को स्वीकार्य होते हैं, जो उस देश के लोगों के आपसी संबंध, उनके सरकार से संबंध को निर्धारित करते हैं। संविधान बहुत सारे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन that is necessary for different kind of people to live together. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. Third, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. And fourth, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. पहला नियम, पहली चीज जो संविधान करता है वो वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर आपसी विश्वास। दूसरा, वो ये निर्धारित करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तीसरा, वो ये निर्धारित करता है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकार क्या होंगे। और अंतिम, वो ये निर्धारित करता है कि एक अच्छा समाज, लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार समाज कैसे बन सकता है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the Revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया के देशों ने लिखित संविधान कब से शुरू किया, बनाना शुरू किया। जब ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका के लोगों को जीत मिली तो उन्होंने अपने आप को एक संविधान दिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, जैसे ही फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ क्रांति की और परिणाम स्वरूप स्वयं को एक लोकतांत्रिक देश स्वीकार किया और स्वयं को एक संविधान दिया। उसके बाद अलग अलग देशों ने लोकतंत्र को अपनाया और स्वयं को एक संविधान देने की परंपरा शुरू हो गई। जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान बनाने में 2 वर्ष का समय लिया, ऐसे ही भारत के लोगों ने भी संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए एक लंबा समय लिया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के बीच में संघर्ष था, वैसे भारत में भी अलग अलग जो संप्रदाय के लोग थे, एक विभिन्नता वाला देश है, इसके कारण उनको भी एक समय, एक समस्या, एक संघर्ष का सामना करना उनको पड़ा। इसके अलावा जो विभाजन हुआ आज़ादी के साथ, उसमें दोनों ओर 10 लाख के करीब लोग की हत्या हुई, उनकी मृत्यु हुई। तो भारत के साथ भी समस्याएं थी संविधान का ढांचा तैयार करने में। आओ अब हम इसको विस्तार से जाने। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of our constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. जिस तरह से साउथ अफ्रीका के लोग श्वेत और अश्वेत में बटे हुए थे, साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक बनने से पहले, संविधान अपनाने से पहले,
ऐसे ही भारत के लोग भी 1947 से पहले शासित थे, शासक नहीं थे, वो गुलाम थे अंग्रेजों के। इस तरह से यहाँ भी बदलाव आना स्वाभाविक था। At least 10 lakhs people were killed on both sides of the border in the partition related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, in the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि किस तरह से संविधान में रिपब्लिक बनने के बाद, संविधान बनने के बाद अश्वेत और श्वेत साथ साथ कैसे रह पाएंगे। ऐसे ही भारत में विभाजन होता है और विभाजन में दोनों ओर भारत में और पाकिस्तान में लोगों हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। तो भारतीयों के साथ भी समस्या थी किस तरह से इस तरह अलग अलग संप्रदाय के लोगों को एक साथ रखा, समझौते के साथ रखा जाएगा। इसके अलावा जो भारत में देशी रियासतें थी, अंग्रेजों ने इसका निर्णय नहीं लिया कि देशी रियासतें भारत में रहेंगी, पाकिस्तान में रहेंगी या अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगी। तो ये भी भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रॉब्लम थी कि उनको किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का रास्ता। डिस्पाइट ऑल these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. As far back as 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of the universal franchise, right to freedom, equality, and to protecting the rights of the minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास ऐसा कोई ढांचा, ऐसा कोई प्रारूप तैयार नहीं था संविधान बनाने का रिपब्लिक बनने से पहले, जो भारतीय लोगों के पास था। भारतीय लोगों के पास जिन्होंने अंग्रेज सरकार का विरोध किया, उसको अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा, इस दौरान ही उन्होंने इस बारे में विचार कर लिया था कि भारतीय स्वतंत्र होने के बाद किस तरह से शासन करेंगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस नेताओं ने संविधान का ढांचा तैयार किया था। 1931 में कराची के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान के बारे में स्वीकार कर लिया गया था कि किस तरह से वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया जाएगा, किस तरह से राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी को स्वीकार किया जाएगा, किस तरह से अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को स्वीकार किया जाएगा। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के लोगों के से अलग भारत के लोगों के पास भारत की जो संविधान सभा थी, जिसको संविधान का ढांचा या प्रारूप तैयार करना था, उनके सामने काफ़ी चीज़ें आसान थी जो बनी बनाई थी। द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल institutions of colonial rule also helped develop an agreement
over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very weak legislatures. Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. Working in them, that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1937. आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों ने भारत में चुनाव करवाए, प्रोविंशियल असेंबलीज के, प्रांतीय विधानसभाओं के, लेकिन इन विधानसभाओं में वोट देने का अधिकार कुछ गिने चुने लोगों को ही था। लेकिन भारतीयों को अनुभव हो चुका था कि किस तरह से वो चुनाव होते हैं और किस तरह से उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन थी, जो संस्थाएं थी, उनको वो भारत की आज़ादी के बाद भी स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारतीयों ने उसको संविधान में लिया। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, the Bill of Rights in the US, the Socialist Resolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality, yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contribute to the making of our Constitution. इसके अलावा जो चीज़ें भारतीयों के सामने थी, जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के सामने नहीं थी, वो ये थी कि भारतीय नेताओं ने